नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। संपूर्ण 30 प्रश्न है, बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो टारगेट है 25 प्रश्नों को सही करने का। यकीन मानिए बेहद ही शानदार स्तर के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों, बेहद ही शानदार स्तर के। पूर्णतः नवीन सिलेबस से निर्मित है। 25 सही करो तो यकीन मानिए आप रीट में 30 के वहाँ पर पहुँचने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, 30 ही प्रश्नों को करके जाना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संधि की दृष्टि से शुद्ध है वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, यथा प्लस एष्ट यथेष्ट, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, गुरु प्लस उपदेश गुरोपदेश। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? संधि की दृष्टि से आपको इसमें शुद्ध क्या लग रहा है? विकल्पों को देख लीजिए अच्छी तरह से। मात्रा संबंधी ध्यान विशेषकर आपको रखना है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 1 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, अभि प्लस इप्सा बराबर अभिप्सा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है और ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी जो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है ये क्या है? तो देखो, वर्षा प्लस ऋतु, ये जो पहला विकल्प है इसका अशुद्ध यहाँ पर संधि है। इसमें जो संधि हमने बनाई है, क्योंकि वर्षा ऋतु नहीं होता है। वर्षा प्लस ऋतु शब्द क्या होता है साथियों? वर्षा ऋतु क्या होता है? वर्षा ऋतु होता है, न कि वर्षा ऋतु। यथा प्लस एष्ट नहीं होता है, यथा प्लस इष्ट होता है साथियों। यथा प्लस एष्ट में तो फिर ए तो बड़ा हो गया, यहाँ बड़ी मात्रा डबल लगना चाहिए, तो ये भी गलत है। गुरु प्लस उपदेश गुरोपदेश नहीं होता है, उ प्लस उ मिलकर के दीर्घ उ बन जाता है, बड़ा उ। तो शब्द क्या बनेगा फिर? आपके गुरुपदेश, न कि गुरोपदेश। ठीक इस प्रकार से ये तीनों विकल्प गलत है। ओनली यहाँ थर्ड विकल्प ही आपका सही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। किसमें अशुद्ध समास विग्रह है? बलि वेदी, बलि के लिए वेदी, राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति, जलधारा, जल की धारा, कनकलता, कनक के समान लता। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि भाई इसमें अशुद्ध समास विग्रह है, तो उसका चयन करना है साथियों। पहले या दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन से विकल्प में आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो अशुद्ध समास विग्रह हो रहा है? तो मित्रों देख लिया होगा आप सभी ने। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। सही आंसर है विकल्प नंबर 2, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का समास विग्रह है। राष्ट्र के लिए पति नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र का पति होता है। का संबंध का के की संप्रदान तत्पुरुष समास जो विग्रह कर रखा है वो गलत है। इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा मित्रों। सेकंड विकल्प सही है। बलि वेदी, बलि के लिए वेदी ही है। जलधारा, जल की धारा ही है। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। और कनक लता, कनक के समान लता, तो यहाँ पर क्रमधारय समास है साथियों। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके दूसरे प्रश्न में? विकल्प नंबर 2। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3, इनमें से किसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? प्रचार, प्रज्वलित, प्रकाश, प्रकाश है ना, और प्रश्न। तो यहाँ पर ये जो 4 विकल्प है इसमें आपको कौन सा विकल्प दिख रहा है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो मित्रों राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, प्रश्न। प्रश्न जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि शन जैसा कोई शब्द नहीं है। फिर बाकी प्रकाश में प्र उपसर्ग है और काश मूल शब्द। प्रज्वलित में प्र उपसर्ग है, ज्वलित यहाँ पर मूल शब्द है जो है ना। प्रचार में प्र उपसर्ग है और 4 मूल शब्द है, मतलब प्रज्वलित में इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है हालांकि। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 है, ये देखा
देखना, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, रटंत, भिड़ंत, धड़ंत। तो यहाँ ये जो चार विकल्प आपको दिख रहे हैं, एक जैसे बसंत, रटंत, भिड़ंत, धड़ंत, इनमें से उस विकल्प का चयन करना है साथियों जिसमें प्रत्यय कोई सा भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1 बसंत शब्द। यहाँ पे जो ये बसंत शब्द है इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें संत तो मूल शब्द है और ब यहाँ पर उपसर्ग है। न इसलिए अब हमने देख लिया कि भाई ब तो उपसर्ग है, संत शब्द है, तो फिर यहाँ प्रत्यय कहाँ हुआ? कोई सा भी प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। बाकी रटंत, भिड़ंत और धड़ंत इन तीनों में प्रत्यय है साथियों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। यहाँ है आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से सभी। तो देखो तद्भव जो तत्सम तद्भव वाला टॉपिक है, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट, लेवल फर्स्ट में जिनके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है उनके तो ये टॉपिक हटा दिया है। लेवल 2 में यह टॉपिक रख रखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो साथियों पक्ष एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है पंख। क्या होता है? पंख होता है मित्रों। तो ये पंख क्या है? एक तद्भव शब्द है। थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है भव्यता, चाल चलन, परिहास और बचपन। तो देखो विशेषण, पहला आपको ये देखना होगा कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। तो साथियों चाल चलन, परिहास, बचपन और भव्यता, इसमें विशेषण शब्द है भव्य, और इसमें जब हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? भव्यता, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर जो बचपन शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? बच्चा। तो बच्चा तो क्या एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है साथियों, इसलिए यहाँ ये सही नहीं है। तीसरा, दूसरा भी नहीं, ओनली आपका प्रथम विकल्प सही है जो कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 6 में सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 7 को। 7वां प्रश्न मित्रों, क्रिया की दृष्टि से इनमें से भिन्न है लड़ाई, मिठाई, पढ़ाई और घिसाई। तो बताइए इनमें से भिन्न आपको क्या लग रहा है क्रिया की दृष्टि से? अब कहोगे कि सर हमारे तो क्रिया का भी टॉपिक नहीं है, लेकिन लेवल 2 में है साथियों ये। तो देखो क्रिया की दृष्टि से इनमें से जो शब्द है वो है मिठाई। तो इसमें आपको लेवल फर्स्ट वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आपके यहाँ पर प्रत्यय तो है ना, प्रत्यय लगे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए मिठाई है, मिठाई शब्द संज्ञा से संबंधित भी हम यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। वैसे लड़ाई, पढ़ाई, घिसाई यहाँ क्रिया सूचक शब्द है, लेकिन मिठाई, मिठाई तो साथियों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र नहीं है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर वाक्य को देखना है कि भाई रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र नहीं है। तो मित्रों मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है। तो यहाँ देखिए जो विकल्प नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ये तीनों ही यहाँ पे मिश्र वाक्य के उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र नहीं है। मिश्र वाक्य में क्या होता है साथियों? एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होता है और इसके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन वो 3 प्रकार तो आपसे यहाँ पर पूछे नहीं जा रहे हैं
कि भाई संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। तो साथियों आपको सिर्फ यही देखना है कि जो मिश्र वाक्य नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 1। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो ये जो किंतु अव्यय आ रहा है ये वाक्यों को अलग अलग कर रहा है, और जहाँ पर वाक्यों को अलग अलग किया जाता है वहाँ पर होता है आपके संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। अतः यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है साथियों। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो परिश्रम और सफल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, संज्ञाश्रित वाक्य है साथियों, मिश्र का भेद। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो साथियों ये भी एक के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर। अतः यहाँ ओनली प्रथम विकल्प है जो कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। यह वाक्य है मिश्र और संयुक्त, मिश्र और मिश्र, संयुक्त और मिश्र, और संयुक्त और संयुक्त। तो यहाँ पर दो तरह के वाक्य है, एक ही वाक्य दो तरह का है। तो साथियों किस क्रम में ये वाक्य जमा हुआ है उस क्रम का आपको चुनाव करना है। तो देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। सही आंसर है आपके प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3। संयुक्त और मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी। तो यहाँ तक तो ये संयुक्त हुआ, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो ये क्योंकि से जुड़ गया तो ये मिश्र हो गया साथियों। इसलिए आपका थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न मित्रों, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, मनसिज, अंबुज और पंकज। तो बताइए कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो देखो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है मित्रों। जलज, अंबुज, पंकज तीनों ही कमल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये जो मनसिज शब्द है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। मनसिज शब्द किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का, ठीक है, जिसको मनोज के नाम से भी जाना जाता है, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं इनके। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा का हताशा, जय का अजय, परिसीमन का असीमन, अज्ञ का अल्पज्ञ। तो इनमें से 3 विलोम युग्म गलत है और एक ऐसा विलोम युग्म है जो कि शुद्ध या सही है। आशा का हताशा नहीं होता है, निराशा होता है। जय का पराजय होता है साथियों। अज्ञ का विज्ञ होता है, लेकिन परिसीमन का असीमन ही होता है। तो यहाँ जो थर्ड विकल्प है ये बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न संख्या 12 में थर्ड विकल्प ही आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित ज्ञान से बाहर नहीं जाता है कूपमंडूक, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो पूर्ण काम, जो विश्वास करने योग्य है विश्वस्त, वह जो कम खर्च करता है अपव्ययी। तो इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एकल शब्द में सही नहीं है? तो मित्रों प्रश्न नंबर 13 में आपके सही आंसर है विकल्प नंबर 4। वह जो कम खर्च करता है उसको हम अपव्ययी नहीं कहते हैं। अपव्यय का मतलब तो होता है अधिक खर्च करने वाला। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 13 में। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वस्त कहते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसको पूर्ण काम कहते हैं, और जो अपने सीमित ज्ञान से बाहर नहीं जाता उसको कूपमंडूक के नाम से जाना जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऐसा नहीं था प्रश्न में मैंने टाइप किया था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न था साथियों, नहीं तो फिर विकल्प उल्टे हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है के आधार पर आपको उत्तर बताना है। अंतरी, अपरिग्रह, लहर और व्यय। तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो मित्रों प्रश्न संख्या 14 में जो आपके सही आंसर है वो रहेगा व्यय। व्यय एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो आपके फोर्थ विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कह दिया आपको कि यहाँ टाइपिंग की वजह से एक नई शब्द छूट गया है। लहर स्त्रीलिंग है। अपरिग्रह शब्द भी स्त्रीलिंग है साथियों। मोह माया को त्याग देना अपरिग्रह कहलाता है, किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना। अंतरी शब्द भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। आपके प्रश्न नंबर 15 है, भाग्य कर्म करने से चमकता है, रेखांकित शब्द है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ये जो रेखांकित शब्द है ये कौन से में आएगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में? देखो मित्रों हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है भाग्य, तो साथियों उसके भाग्य खुल गए। साथियों यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है भाग्य शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। थर्ड विकल्प ही आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 15 का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। मोहन गया होगा वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो बताइए यहाँ पर मोहन गया होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? तो काल जिसको टेंस के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं, यहाँ पर आपको देखना है। तो साथियों गया होगा का मतलब यहाँ पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण और सामान्य तो आपका आंसर नहीं रहेगा। अब गया होगा वर्तमान में आएगा या भूतकाल में आएगा वो देखना है आपको। तो साथियों गया होगा मतलब चला गया होगा, तो वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो साथियों ये एक संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16 में सेकंड विकल्प सही रहेगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना होता है? 3 13 होना, जमीन पर पाँव न रखना, हाथ को हाथ न सूझना और गुलर का फूल होना। तो यहाँ पर अदृश्य होने का अर्थ किससे लिया जाएगा? प्रश्न संख्या 17 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों मुहावरा अगर हम देखें तो अदृश्य होने का जो अर्थ है वो गुलर का फूल होने से लिया जाता है। गुलर का फूल होना मतलब अदृश्य होना। विकल्प नंबर आपके 4 सही है 17वें प्रश्न में। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट होता है 30 ही प्रश्नों में से, तो उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो। इस प्रश्न संख्या 18, शिक्षक ने कहा पेन टेबल पर रख दो है ना। भाषा शिक्षण की यह विधि है द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि और समवाय विधि। तो शिक्षक ने क्या कहा? पेन टेबल पर रख दो। साथियों यहाँ पर एक तो ये जो पेन शब्द आ रहा है ये इंग्लिश का है, टेबल शब्द आ रहा है इंग्लिश का है, शिक्षक शब्द आ रहा है हिंदी का है, ने कहा ये भी हिंदी का है। तो साथियों इस प्रकार हिंदी इंग्लिश दो भाषाएं चल रही है, एक साथ दो भाषाओं का शिक्षण करवाया जा रहा है। तो हम इसको द्विभाषी विधि के नाम से जानेंगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 से उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशनात्मक कार्य है, नकारात्मक कार्य है या सैद्धांतिक कार्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं? छात्रों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। तो साथियों ये आदेशात्मक, नकारात्मक या सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि ये अनुदेशनात्मक कार्य है। कैसा कार्य है? ये
अनुदेशनात्मक। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 20, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सही है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण और चित्र निर्माण। तो बताइए प्रश्न संख्या 20 में इनमें से यदि आपको शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो कौन सा तरीका बेहतर होगा? विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही है साथियों? तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे आपको किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो आप उस शब्द का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत कीजिए, वो शब्द बड़ी ही आसानी से स्पष्ट हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा और आसानी से छात्र समझ भी जाएंगे। व्याख्यान उतना प्रभावी नहीं माना जाएगा। भ्रमण से शब्द को स्पष्ट करने के लिए भ्रमण करने ले जाएंगे तो हो गया कल्याण। चित्र निर्माण, तो साथियों हर एक शब्द के लिए आपको चित्र निर्माण नहीं कर सकते आप। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वो ही सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे साथियों। ये देखिएगा, भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, मतलब पास करना, अगली कक्षा में भेजना है ना, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना और मूल्यांकन की परंपरा का निर्वहन करना। तो इनमें से जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है विद्यालयों में, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? तो आपके विकल्प नंबर 1 सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना, कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं उस चीज को समझो और उसी हिसाब से आगे की अधिगम प्रक्रिया, आगे का शिक्षण उनका निर्धारित करो। विकल्प नंबर आपका सबसे बेस्ट आंसर है यहाँ 21वें क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है समाचार पत्र, शामपट्ट, पत्र पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तक। बताइए प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विकल्प सही है? इनमें से प्रिंट मीडिया में हम किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो देखो, समाचार पत्र प्रिंट मीडिया में होता है, पत्र पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया में होती है, पाठ्य पुस्तक साथियों यहाँ पर एक तो शामपट्ट और पाठ्य पुस्तक। अब इनमें से जो बेस्ट विकल्प है कि भाई ये प्रिंट मीडिया में आएगा ही नहीं, तो साथियों शामपट्ट प्रिंट मीडिया में किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपके प्रश्न नंबर 23 में। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, प्रस्तावना, अभ्यास और परिशिष्ट। तो देखो, प्रत्येक पाठ के आरंभ में इनमें से क्या होना चाहिए? विकल्पों को देख लीजिए और फिर आंसर दीजिए। तो साथियों 23वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना होना चाहिए। प्रस्तावना का मतलब सभी जानते हो, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न, और ये प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और छात्र अंतिम जो प्रश्न बताता है, अध्यापक जो अंतिम प्रश्न पूछता है वो समस्यात्मक होता है। देखो, पाठ का सार तो बाद में किया जाता है, अभ्यास भी बीच में या बाद में, और परिशिष्ट का मतलब होता है जो छूट गया है, जो बच गया है वो। तो साथियों इसलिए आपका सेकंड विकल्प ही 23 में सही है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता या कहानी पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की भी कहानी लिख सके और उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कविता पढ़ा रहे हो या फिर कहानी पढ़ा रहे हो तो उसके बाद में कौन सी चीज आवश्यक है साथियों? कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में? तो देखो, राइट आंसर है प्रश्न संख्या 24 में, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। भाई कविता या कहानी पढ़ने से ही मतलब नहीं है, पढ़ने के बाद उत्तर भी दे दिया या फिर
उनकी विपरीत भाव की भी कहानी लिख दी। इनसे ज़्यादा बेटर क्या होता है कि भाई उनका जो अनुभव संसार है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान का दायरा है, उस चीज़ को कहानी से या फिर जो कविता है उसको जोड़ सके साथियों। चौथा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 24 में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार में वृद्धि, साहित्यिक समझ और उच्चारण की स्पष्टता। तो बताइए इनमें से भाषा शिक्षण का मुख्य तत्व प्राथमिक स्तर पर क्या होगा। देखो राइट आंसर है साथियों, उच्चारण की स्पष्टता सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि साहित्यिक समझ उच्च स्तर पर होता है, व्याकरण का उपयोग उच्च स्तर पर होता है, शब्द भंडार में वृद्धि भी यहाँ पर प्राथमिक पर भी की जा सकती है लेकिन उच्च पर बेहतर मानी जाती है और वहीं पर सर्वाधिक होती है। तो साथियों उच्चारण की स्पष्टता पूर्णतः है प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत आती है। तो इसलिए आपके प्रश्न 25 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो देखो 26वां क्वेश्चन है, बलाघात का प्रयोग होगा श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन के कौशल में और लेखन कौशल में। तो इनमें से बलाघात का प्रयोग किस में होगा साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 26 में। तो देखो बलाघात का प्रयोग हम बोलने के कौशल में करते हैं। बलाघात मतलब जिसे उतार चढ़ाव करना हो, आप कविता बोल रहे हो तो करते हैं ना उतार चढ़ाव, जो कहीं पर जोश से बोल रहे हो तो कहीं पर आराम से बोल रहे हो, कहीं पर तीव्र गति है, कहीं पर मंद गति है। साथियों ये चीजें हमारे बोलने के कौशल में आ जाती है। सेकंड विकल्प आपका सही है 26वें प्रश्न में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 27 को। तो चलिए 27वां क्वेश्चन, बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक है मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, कोल्डवेल, कुक और फ्रोबेल। तो साथियों बालोद्यान जिसको हम कहते हैं किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी, ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। मॉन्टेसरी ने तो मॉन्टेसरी विधि ही दी, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा दी और कोल्डवेल कुक ने खेल विधि दी थी साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 28 पर। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 28 में, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका 28वें क्वेश्चन में सही आंसर है साथियों। तो देखो बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए आप दूसरी भाषा को सिखा रहे हो, तो साथियों ऐसा होता है प्रत्यक्ष विधि में। किस विधि में होता है हिंदी के अंतर्गत, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। चौथा विकल्प आपके 28 में सही है साथियों। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि 29वां प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न संख्या 29 पे आएंगे, निम्न में से स्व अध्ययन पद्धति पर आधारित विधि नहीं है, प्रायोगिक कार्य, अभिकर्मित अध्ययन, कंप्यूटर आधारित अधिगम और व्याख्यान विधि। तो बताइए स्व अध्ययन पद्धति पर आधारित विधि इनमें से कौन सी नहीं है। स्व अध्ययन पद्धति का मतलब क्या हुआ, जिसमें छात्र खुद ही अध्ययन कर सके ऐसी विधि। तो साथियों प्रश्न संख्या 29 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, व्याख्यान विधि स्व अध्ययन पद्धति पर आधारित विधि नहीं मानी जाती है। बाकी तीनों तो ये विधियां स्व अध्ययन इसमें आप कर सकते हो। तो आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाए, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो भी जरूर बताए साथियों। तो चलिए अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य और सामान्य से सामान्य। तो देखो निगमन विधि का सिद्धांत, यहाँ तो सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष तो बाहर ही निकाल दो, क्योंकि ऐसा तो कोई शिक्षण सूत्र किसी भी सिचुएशन में चलता ही नहीं है। देखो निगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी हम इसको कह सकते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कैसा लगा जरूर बता करके जाए और बिल्कुल ईमानदारी से नीचे कमेंट जरूर करें साथियों।
तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में भी आप ज़रूर शेयर करें साथियों।